क्या कर्नाटक चुनाव के बाद बिहार का सियासी समीकरण भी बदल रहा है? क्या कर्नाटक में चुनावी हार के बाद चिराग पासवान विपक्षी खेमे में शामिल हो सकते हैं? इन सवालों को हवा दी है खुद चिराग पासवान ने। हाजीपुर पहुंचे लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने यह कहकर चौंका दिया कि 2024 का नतीजा नरेंद्र मोदी की लहर से ज्यादा विपक्षी खेमे की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। खुद को प्रधानमंत्री मोदी का अनुमान बताने वाले और लगातार एनडीए के करीब दिखने वाले चिराग पासवान ने विपक्षी खेमे से अब तक दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की हार के बाद जब 2024 के सियासी समीकरणों और नरेंद्र मोदी की लहर को लेकर चिराग पासवान से सवाल हुआ तो चिराग पासवान ने यह कहकर चौंका दिया कि 2024 का चुनावी नतीजा मोदी लहर से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने विपक्ष पर भरोसा जताया, आने वाले समय में विपक्ष जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है या नहीं। जिस मोदी लहर के भरोसे एनडीए लगातार चुनावी जीत हासिल करती रही है, चिराग उसे खारिज करते दिखे। चिराग पासवान के इस बयान को चिराग के दिल तोड़ने से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि विपक्षी एकता और विश्वसनीयता की बात कहते चिराग पासवान नीतीश कुमार के नाम पर भी अटकते दिखे और इशारा किया कि विपक्षी खेमे में नीतीश कुमार के रहते जनता के बीच विपक्ष की विश्वसनीयता नहीं बन पाएगी। विपक्षी खेमे के लिए नरम दिखने वाले चिराग पासवान नीतीश कुमार के नाम पर गरम दिखे। चिराग पासवान हाजीपुर में सड़क हादसे के शिकार लोगों से मिलने पहुंचे थे। चिराग पासवान पीड़ितों से मिलने शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचे थे। हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान के बयानों से यह भी दिखा कि बेशक बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बिहार से लौट गए हैं, लेकिन बाबा को लेकर बिहार में सियासत अभी बाकी है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार ने जानबूझकर बखेड़ा खड़ा किया ताकि बिहार के असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जातीय जनगणना पर लगी रोक को हटाने से इनकार किए जाने के बाद चिराग ने नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना के इस मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से देख रहे हैं और नीतीश कुमार जानबूझकर जातीय जनगणना के मामले को उलझाकर रखना चाहते हैं। भाई ऐसे बाबा आएंगे, बाबा जाएंगे। बाबा को लेकर जो यहाँ पे लोग, बाकी के लोग जो तांडव रचाने का प्रयास करते हैं ना, गलत वो है भाई। वो एक अपने विचारों के प्रचार के लिए आए थे और ये बार बार मैंने कहा है कि ये सब व्यक्तिगत आस्था का विषय। भाई कल को आपकी आस्था जिसमें होगी संभवतः मेरी नहीं होगी, मेरी जिसमें होगी आपकी नहीं होगी। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय छोड़ दीजिए ना लोगों पर। जिनको जाना है, जिनको सुनना है वो जाएंगे, वो सुनेंगे। जिनको नहीं जाना वो नहीं जाएंगे। पर ऐसे में ऐसा लग रहा था भैया पिछले 4-5 दिन से जैसे बाबा के अलावा बाकी बिहार के तमाम ज्वलंत विषय समाप्त हो गए। और ये सूट करता है सत्ताधारी पक्ष को, ये सूट करता है कि इस तरीके के राजनीतिक मुद्दे उठते रहें ताकि इनको हो रही हत्याओं पे जवाब ना देना पड़े, सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों को इनको जवाब देना ना पड़े, शिक्षकों को जवाब देना ना पड़े, छात्रों को इनको जवाब देना ना पड़े, बिहार की बदहाल परिस्थिति को लेकर युवाओं को इनको जवाब देना ना पड़े। तो ये भी चाहते हैं कि इस तरीके के विवादित मुद्दे उठें जिससे बिहार का कोई भला नहीं होने वाला। क्या फ़र्क पड़ता है भैया बाबा के कुछ कहने या नहीं कहने से? बाबा आए, बाबा चले भी गए और ये लोग उन्हीं को लेकर उलझे हुए हैं। या अगर ये चर्चा भी हो रही है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विपक्ष अगर एकजुट होने की सोच भी रहा है, तो क्या संदेश आप दे रहे हैं? लोग कैसे विश्वास करेंगे? जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को एकजुट नहीं कर पाए वो विपक्ष को एकजुट करेंगे। जो प्रदेश को विकसित नहीं बना पाए वो देश को आगे लेकर जाने की बात करेंगे। जो पिछले 2 दशकों में जिनके नेतृत्व में हमारा बिहार बद से बदहाली की कगार पर जाकर खड़ा हो गया है, वो आज देश में विकास की बात करेंगे। कौन सा बिहार का मॉडल लेके जाएंगे? ये मॉडल लेके जाएंगे कि भैया हमारे यहाँ पुल हवा में गिर जाता है, या हमारे यहाँ बांध को चूहे कुतर जाते हैं, या हमारे यहाँ एक दिन में इतनी हत्याएं होती हैं तो देश भर में हम लोग इतनी हत्याएं कराएंगे, या एक दिन में इतना लाख का भ्रष्टाचार होता है तो देश भर में हम लोग इतने करोड़ों का भ्रष्टाचार करेंगे। कौन सा मॉडल लेके जाएंगे मुख्यमंत्री जी? तो ऐसे में विपक्ष एकजुट हो तभी कुछ समझ में आएगा कि भैया वो कितनी टक्कर इस मोदी लहर को दे पा रहे हैं। भाई ये जनता बताएगी आने वाले दिनों में। अब चुनाव समीप आ रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे, तमाम सर्वे सामने आएंगे। मोदी फैक्टर कम हुआ ज़्यादा हुआ विषय ये नहीं है, पर विपक्ष अपनी विश्वसनीयता कितनी बना पा रहा है जनता के बीच, सवाल ये है। जनगणना पे फिर से एक बार बिहार सरकार को झटका लग गया सुप्रीम कोर्ट में ये मामला। बिहार सरकार, पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि क्या वो सही मायने में चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो कि नहीं हो। उनकी मंशा तो पहले स्पष्ट हो। क्या कारण है भैया कि आप अपने पक्ष को मजबूती से न्यायालय में आप नहीं रख पाए, जिसकी वजह से इसके ऊपर रोक लग गई। और मैंने शुरू में ही हम लोगों ने कहा था कि भैया जातीय जनगणना पे जो दल आपका समर्थन कर रहे हैं सबको बुलाइए, सबसे राय मशवरा कीजिए, सबका सुझाव लीजिए
और उसके आधार पर इसकी रणनीति तैयार कीजिए। भाई आज की तारीख में कैसे ये जातीय जनगणना करा रहे थे, नहीं करा रहे थे, कौन जानता है भैया? कोई जदयू का नेता भी जान रहा है कि क्या इसका प्रोटोकॉल था, क्या इसके नियम थे, क्या इसकी पॉलिसीज थी? जिस तरीके से मुख्यमंत्री अकेले इसको लेके चल रहे हैं और आज जिस तरीके से इन्होंने न्यायालय में इन्होंने जिस तरीके से अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रखा, इसमें अब तो शंका इस बात की है कि संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही शायद अब नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि जात पात की राजनीति ही वो करते आए हैं। और अब वो जिस गठबंधन पे हैं, संभवतः उनको लग रहा है कि ऐसे में जातीय जनगणना कराने से उनको, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और उनके राजनीतिक दल जनता दल यूनाइटेड को संभवतः इससे नुकसान ही होगा ये जनगणना कराने से। तो संभवतः इस उद्देश्य के साथ वो अपना पक्ष ही नहीं रख रहे हैं और चाह भी रहे हैं कि भैया हम नाखून कटा के हम शहीद हो जाएं। हमने दिखा भी दिया कि हम चाह भी रहे हैं, अब न्यायालय ने रोक लगा दी, हम क्या करें? भाई क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई आपने इस पर? तमाम दल एक साथ जाते, अपनी बातों को हम लोग रखते और बल मिलता, मजबूती मिलती, पर अकेले चलने की रणनीति पर ये काम करते हैं, उसी का परिणाम है ये।